नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम शुरू कर रहे हैं 1 मई 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अभी ये वीडियो रेगुलर आएगी। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, केरल में। किस राज्य में प्रसिद्ध है? केरल में। हाल ही में एराविकुलम नेशनल पार्क में राजमाला पहाड़ियों पर, देखिए यहाँ पर जो आपको महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, इस पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है कि ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको इतने डिटेल में क्यों बताए जाते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि जो एक टॉपिक है, जो एक करंट अफेयर्स का पॉइंट है, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजमाला की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। ओके, तो ये कहाँ पर है? एराविकुलम नेशनल पार्क में। जो नवजात नीलगिरी तहारों के जीवित रहने के सबसे अधिक दर यहाँ पर पाई गई है, मतलब जो एनवायरमेंट है यहाँ का वो बहुत ज्यादा सूटेबल है नीलगिरी तहारों के लिए। नीलगिरी तहार को नीलगिरी आइबेक्स भी के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु का राज्य पशु है। आप किसी भी सेंट्रल स्टेट लेवल के एग्जाम देते हैं तो कई बार राज्यों के राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी, वहां का पशु, राजकीय गान, ये सब पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु का राज पशु क्या है? तो नीलगिरी तहार है। यह भारत में नीलगिरी पहाड़ियों और पश्चिमी घाट के, नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ मिलेंगी आपको? तमिलनाडु में। ओके, और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग के लिए इंडिजीनियस या स्थानिक है। ओके, एराविकुलम नेशनल पार्क केरल के प्रसिद्ध अभ्यारण्यों में से एक है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा 16 वन घास के मैदान निम्नलिखित में से कुछ किस उच्च न्यायालय के द्वारा इनसे संबंधित निर्देश दिए गए हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा इनसे संबंधित निर्णय दिया गया है। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आक्रामक प्रजातियों के उन्मूलन और 16 वनों तथा घास के मैदानों के संरक्षण के लिए आदिवासी समुदाय को शामिल करने के निर्देश दिए गए, क्योंकि जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो उन वनों में रहते हैं, वो उनकी प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छे से समझते हैं। 16 पर्वतीय सदाबहार वन है, ये आपको क्वालिटी मालूम होनी चाहिए इन वनों की। घास के मैदान है, यह वन 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 16 के जंगलों में उगने वाली वनस्पतियां कैसी होती है? सदाबहार होती हैं। आमतौर पर पत्तियां आकार में छोटी होती हैं। यह वन कई स्थानिक और लुप्तप्राय पौधों और जानवरों के प्राकृतिक आवास होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है हमारा, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने मदर नेचर को एक कानूनी दर्जा दिया है। बिल्कुल सही। किसी इस प्राकृतिक स्थान, नदी, जंगल को जीवित प्राणी का दर्जा देने से उसे किसी इंसान के समान ही कानूनी अधिकार मिलते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने मातृ प्रकृति या मदर नेचर को एक कानूनी क्या दिया है? कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है या जीवित प्राणी घोषित किया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि प्रकृति को पहुंचाए गए नुकसान को किसी इंसान को पहुंचाए गए नुकसान के समान ही माना जाएगा। प्रकृति को इसके अस्तित्व के लिए मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दिए गए हैं। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकारों को मदर नेचर की रक्षा करने और इसके लिए उचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर नीति आयोग बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड एक फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स एफडीआई तैयार कर रहा है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद संकटग्रस्त किसानों को ट्रैक करने, क्योंकि किसानों की क्या होती है, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उन्हें ट्रैक करना, उन्हें पहचानना और उनके समर्थन में कार्य करना, उनकी जो चुनौतियां उनको कम करने के प्रयास करना। यह सूचकांक पूरे देश में एक समान नहीं होगा। आप समझ सकते हैं हमारे देश के जो विभिन्न राज्य, वहाँ की जो पर्यावरणीय या पारिस्थितिकी परिस्थितियां हैं, ठीक है, जो कृषि के लिए अनुकूल जलवायु है, वो क्या है, हर राज्यों में अलग अलग है। इसी दृष्टि से को देखते हुए वहाँ के जो किसान हैं उनकी भी अलग अलग समस्याएं, अलग अलग चुनौतियां हैं। तो ये हर राज्य में क्या होगा, अलग अलग होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान में इसके जो बिंदु हैं वो बदलते रहेंगे किसानों की चुनौतियों को कम करने के। ओके, आप समझ चुके होंगे टॉपिक। अब आपको आंसर करना है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए।
जो सही आंसर होगा उसको हम आपको बताएंगे ही वैसे भी, लेकिन आप भी अपना क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, हाल ही में 30 अप्रैल 2022 को दादा साहब फाल्के की जयंती मनाई गई। बताइए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में दादा साहब फाल्के की 30 अप्रैल 2022 को 152वीं जयंती मनाई गई। इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 का निर्देशन किया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाला देश का सर्वोच्च फिल्म क्षेत्र का सम्मान है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1969 में शुरू किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को पहली बार दिया गया था, जबकि वर्ष 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से फिल्म अभिनेता रजनीकांत को सम्मानित किया गया था। ओके, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मतलब जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, 124(2) के तहत की जाती है। हाल ही में मुख्यमंत्रियों के साथ एक सम्मेलन में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने अदालत के आदेशों की अवहेलना के लिए राज्य सरकारों की आलोचना की। देखिए, केंद्र सरकारों या राज्य सरकारों जब कोर्ट कोई आदेश देता है, वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो ये आदेशों का पालन करने में देर लगाते हैं या उन आदेशों को इग्नोर कर देते हैं। तो इस पर इन्होंने क्या की है, आलोचना की है। किसने? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत की जाती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम व्यवस्था, कॉलेजियम व्यवस्था में क्या होता है भाई, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, और अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं ये सब मिलकर क्या करते हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इसमें अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों को शामिल होते हैं। मुख्य न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों की संख्या तय करते हैं। मुख्य न्यायाधीश को ही ये पता होता है कि 3 जजों की बेंच बनानी है, 7 की बनानी है, 9 की बनानी है या फिर 11 की बनानी है। ओके, 2019 में कोर्ट ने कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर हिंदी भाषा को लेकर हुए विवाद के बाद हिंदी भाषा की राष्ट्रीयता पर कई सवाल उठाए गए। बताइए संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं मूल रूप से शामिल नहीं थी? क्या पूछ रहे हैं आपसे? नहीं थी। तो मूल रूप से तो 14 भाषाएं थी, तो उन 14 में से कौन सी हैं जो बाद में शामिल की गई? तो राइट आंसर होगा कौन सी है? नेपाली और संथाली, इन्हें बाद में संशोधन करके शामिल किया गया। बाकी ये सभी भाषाएं क्या थी? मूल रूप से शामिल थी। हाल ही में ट्विटर पर हुए हिंदी से संबंधित विवाद के बाद हिंदी भाषा की राष्ट्रीयता पर कई सवाल उठाए गए। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 1950 में संविधान के द्वारा असमिया, मराठी, पंजाबी, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गुजराती, कोंकणी 14 भाषाएं सूचीबद्ध की गई थी। इसके बाद नेपाली, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी और अंग्रेजी भारत की कैसी भाषाएं होंगी? आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी। इस प्रकार हिंदी भारत की राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज, या ये कहें कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि राष्ट्रभाषा है। क्लियर? हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा डिजिटल सर्विस एक्ट बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों से निपटने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा, अमेरिका गलत है, राइट आंसर होगा सी, यूरोपीय संघ के द्वारा। हाल ही में यूरोपीय आयोग द्वारा 15 दिसंबर 2020 को डिजिटल सर्विस एक्ट को प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ में डिजिटल सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों को अपग्रेड करना है। यह अधिनियम ई कॉमर्स निर्देश के तहत यूरोपीय संघ के कानून के मौजूदा प्रावधानों पर आधारित है। अगले कुछ महीनों में यूरोपीय संघ की संसद द्वारा इस अधिनियम को अपनाए जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे देश के 29वें आर्मी चीफ का प्रभार निम्नलिखित में से किसने लिया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, मनोज पांडे ने। किसने लिया है? मनोज पांडे ने। 30 अप्रैल 2022 को देश के 29वें आर्मी प्रमुख के रूप में मनोज पांडे ने प्रभार लिया है। 28वें आर्मी प्रमुख MM नरवणे
30 अप्रैल 2022 को रिटायर्ड हो गए हैं। जनरल मनोज पांडे आर्मी के पहले ऐसे इंजीनियर हैं जो आर्मी प्रमुख के पद पर पहुंचे हैं। इससे पहले इंजीनियर जो रहता था सेक्शन, उससे किसी को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया था। जनरल मनोज पांडे का जन्म 6 मई 1962 को नागपुर में हुआ। 1982 में इंडियन आर्मी में कोर ऑफ इंजीनियर्स या इसको बोलते हैं 10 सफर्स बॉम्बे कमीशन में ये शामिल हुए थे। प्रमुख रूप से पाकिस्तान और चीन से लगे हुए सीमाई क्षेत्रों में ऑपरेशन करने तथा नेतृत्व करने का जनरल मनोज पांडे का एक लंबा अनुभव है जो आगे देश के काम आने वाला है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके विमान उतारने वाली पहली एयरलाइन कंपनी निम्न में से कौन सी बनी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी। कौन बनी है? इंडिगो कंपनी बनी है। हाल ही में स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल करके विमान उतारने वाली देश की पहली एयरलाइन इंडिगो बनी है। 23 अप्रैल 2022 को स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करके एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कराई गई। राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर यह सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। अभी तक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के द्वारा लैंडिंग की जाती थी, पहली बार स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम से लैंडिंग कराई गई है। भारत का नेविगेशन सिस्टम नाविक और गगन है, जिसे किसने बनाया? इसरो ने। नाविक इसे जो आपकी है IRNSS के नाम से भी जाना जाता है। इसरो द्वारा मोबाइल के लिए लॉन्च की गई थी। कई मोबाइल जो कंपनियां हैं उनमें जीपीएस के स्थान पर नाविक का उपयोग किया जा रहा है और गगन का सिविल एविएशन क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है, याद रखिएगा। अब हम शुरू करेंगे पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपको सीधे पॉइंट में मिलेंगे। ओके, राजा रवि वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर होगा ये एक चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा की जयंती कब मनाई जाती है? 29 अप्रैल को मनाई जाती है। आधुनिक भारतीय कला का जनक किसे माना जाता है? राजा रवि वर्मा को माना जाता है। राजा रवि वर्मा के चित्रों की विशेषता क्या थी? तो हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों पर ये चित्र बनाते थे। किसने सती प्रथा जो समाप्त कराने वाले पुजारियों को फांसी देने का आदेश दिया था? तो याद रखिएगा चार्ल्स नेपियर ने। आप लोग एग्जाम में लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं लगाएंगे, किसने दिया था? चार्ल्स नेपियर ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किसने किए थे? तो मुगल जो शासक थे अकबर ने 1582 में किए थे। किस समाज सुधारक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किए गए? याद रखिएगा राजा राममोहन राय। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर रोक लगाई 1829 में? तो ये लगाई गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास कब किया गया था? 1663 में किया गया था। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने थल सेना उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? BS राजू को नियुक्त किया है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आगरा बन गया है। ओके, ताजमहल के आसपास ये सिस्टम जो आगरा नगर निगम है उसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। याद रखिएगा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला शहर आगरा। आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इसका संबंध किस खेल से है। तो इसमें 3 इवेंट आते हैं। ओके, ये हम आगे देखेंगे। रैंकिंग के आधार पर क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ट्रायलेथित कौन बन गए? तो ये बन गए रघुल शंकर नारायण। ये कहाँ से हैं भाई? चेन्नई से हैं। साउथ अफ्रीका में ये क्वालिफाइंग जो प्रतियोगिता है वो आयोजित की गई थी और इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। जी, ये जो आप शब्द देख रहे हैं ट्रायलिथ, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इस इवेंट में जो अमेरिका का हवाई राज्य वहां पर इसका आयोजन होगा 8 अक्टूबर 2022 को। तो ट्रायलिथ का मतलब होता है इसमें 3 इवेंट होते हैं। कौन कौन से? तो 3.8 किलोमीटर की यहाँ पर स्विमिंग होती है। ओके, स्विमिंग की जाती है। 180 किलोमीटर की साइकिलिंग की जाती है और 42.2 किलोमीटर की मैराथन दौड़ की जाती है। तो स्विमिंग, साइकिलिंग और मैराथन दौड़, इन तीनों को ही आपको जीतना होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ट्रायथलीट कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।